नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राजील में हैं, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। क्या है इस वैश्विक मंच से बड़ी खबर, दिखाएंगे विस्तार से। इसके अलावा खबर होगी कि आने वाले कल के दिन, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव है, उसकी क्या कुछ है तैयारी। चर्चा करेंगे कि दिल्ली में प्रदूषण पर आखिर क्यों फिर से देखने को मिल रही है इतनी ज्यादा सियासत। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ब्राजील के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा। भारत की मेजबानी में हुए G20 को बताया प्रेरणा। नवीकरणीय ऊर्जा, जैव ईंधन, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल प्रौद्योगिकी में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा। चीन के विदेश मंत्री से मिले डॉक्टर एस जयशंकर। संबंधों में अगले कदम को लेकर हुई चर्चा। कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर शुरू करने पर भी हुई बात। झारखंड महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल। पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के साथ तैयारियां पूरी। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों पर विनोद तावड़े पर FIR दर्ज। भाजपा महासचिव ने कहा, मामले की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच। भाजपा का आरोप, विपक्ष रच रहा है चुनावों को भ्रमित करने की साजिश। दिल्ली NCR में और बिगड़े प्रदूषण के हालात। आप सरकार ने की केंद्र से कृत्रिम बारिश की मांग। बीजेपी ने आतिशी सरकार पर लगाया नाकामी का आरोप। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। महाराष्ट्र और झारखंड में कल विधानसभा चुनाव होंगे। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर कल एक ही चरण में वोटिंग होगी, तो झारखंड में कल दूसरे दौर के मतदान के तहत 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। दोनों ही राज्यों में निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के सभी सीटों और झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए बुधवार को मतदान होगा। दोनों राज्यों में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ मतदाता 4136 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होना है। राज्य में कुल 1,427 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशेष टुकड़ियां तैनात की गई हैं। वहीं दूरदराज क्षेत्रों में मतदान कर्मियों को EVM और VVPAT मशीनों को लेकर रवाना किया जा रहा है। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच है। महायुति गठबंधन में भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP शामिल है। वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, UBT और NCP शरद पवार शामिल है। महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात करें तो बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 81 सीटों पर और अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP ने 59 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस के 101 उम्मीदवार मैदान में हैं। शिवसेना, UBT ने 95 और NCP यानी कि SP ने 86 उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को 11 जिलों के 38 सीटों पर मतदान होगा। झारखंड में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मतदान के लिए 14,218 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 31 बूथों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक, जबकि बाकी क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। सेकंड फेज में टोटल 14,218 बूथ है। इसी बूथ में केवल 13 बूथ में वो कैंपेन टाइम है, वो 4 बजे खत्म होगी। दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। वोटिंग कराने को लेकर मतदान कर्मी भी उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। इस लोकतंत्र के महापर्व में
हम भी सहभागी बने हैं, ये गौरव का विषय है और आज जो है सो बहुत आनंदित है। हमारी टीम जो है सो तैयार है। हम लोग निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराएंगे। झारखंड में 20 नवंबर को जिन 38 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें 28 सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र के अलावा 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की 1-1 सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट के लिए मतदान होंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से भी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होना है। उससे पहले भाजपा के बड़े नेता विनोद तावड़े पर चुनाव आचार संहिता को तोड़ने का आरोप लगा है, जिसको लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। इस विवाद के बाद 3 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। तो विनोद तावड़े ने निष्पक्ष जांच की इस पूरे मामले में बात कही है। विपक्ष कई प्रकार के आरोप लगा रहा है, तो भाजपा ने महाविकास अघाड़ी द्वारा चुनाव को प्रभावित और भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के आरोपों को खारिज किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को होने वाले मतदान से पहले सियासी हलचल उफान पर है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े आरोपों के बाद राज्य का सियासी पारा बढ़ गया है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वे किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं भाजपा ने मामले को लेकर विपक्ष पर चुनावों को प्रभावित और भ्रमित करने का आरोप लगाया। चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है कि कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। ये घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए, वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। इस पूरे विवाद को लेकर चुनाव आयोग और पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं और जांच शुरू कर दी है। वहाँ कुछ सीजर भी हुआ है और एफआईआर का काम भी हो चुका है। पहला एफआईआर 126 क्लॉज जो है आरपी एक्ट का, उसका हमने दर्ज कर दिया है और उसकी इंक्वायरी भी चालू है। बाकी कई क्लॉजेस भी लग सकते हैं, उसका काम चालू है और तथ्यों के आधार पर उनके इन्वेस्टिगेशन के जो कंक्लूजन्स निकलेंगे उसके आधार पर एज पर रूल्स आगे की कार्रवाई कर दी जाएगी। यहाँ पे ऊपर के फ्लोर में बीजेपी के लोग थे और नीचे के फ्लोर पे बहुजन विकास आघाड़ी के लोग थे। कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं, कुछ डायरीज मिली है और उसी के तहत हमने तुलिंज पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर लॉन्च की है। उसमें रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और बीएनएस इसके तहत वो एफआईआर हुई है और 3rd एफआईआर भी हम दाखिल कर रहे हैं। चुनाव से पहले इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। जांच के बाद ही इस मामले में सच्चाई बाहर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो अपने आप में आज के लिहाज से एक बड़ा मामला, लेकिन कल चुनाव है, उससे पहले सियासत लगातार गर्मा गई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे दिल्ली से जुड़ी हुई खबर, जो कि प्रदूषण से जुड़ी है। कैसे दिल्ली की आप सरकार कृत्रिम बारिश के सहारे बैठी हुई है ताकि मौसम ठीक होगा, लेकिन अपने आप में ये उम्मीद करना अपने आप में सियासत भी बढ़ा रहा है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।
ले खा। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं हम लोग को। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। NTPC Green Energy Limited, a wholly owned subsidiary of NTPC Limited, a Maharatna CPSE, strategically focused on developing a portfolio of utility-scale renewable energy projects, launches an initial public offering of equity shares of face value of rupees 10 each through the book building process with a price band of rupees 102 to rupees 108 per equity share. Bid issue opens Tuesday, November 19, closes on Friday, November 22nd, 2024. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLMs, stock exchanges and the company. आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। बीते कई दिनों से दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। आज भी दिल्ली में कई जगहों पर AQI 500 के पार दर्ज किया गया। ग्रैब की सख्त पाबंदियों के बाद भी प्रदूषण में कमी नजर नहीं आ रही और हेल्थ इमरजेंसी लगातार बनी हुई है। इस पूरे मामले पर भाजपा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया तो लोगों के बीच मास्क भी बांटे। दिल्ली NCR में सोमवार के बाद मंगलवार को दूसरी सबसे ज्यादा खराब हवा गुणवत्ता वाली सुबह देखी गई, जहां सुबह भी अधिकांश AQI 500 अंक को छू गई। खराब गुणवत्ता की हवा को देखते हुए दिल्ली NCR में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और सभी क्लास ऑनलाइन ली जा रही हैं। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार, IIT कानपुर और DGCA, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के साथ आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया। पत्र में आपातकालीन उपाय के रूप में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करने की मंजूरी जारी करने की अपील की गई है। वायु प्रदूषण से लगातार बिगड़ती स्थिति को लेकर दिल्ली भाजपा ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आपके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार को नहीं हटाया गया तो दिल्ली वासी को हर बार मास्क पहनना होगा। बयानबाजी, विज्ञापनबाजी और प्रचार से प्रदूषण नहीं रुकेगा। प्रदूषण रोकने के लिए 24 घंटे काम करना पड़ेगा, जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार में बिता दिया। दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार ने दिल्ली को लील लिया है। बिना मास्क के चलना अपने जीवन को भारी खतरे में डालना है। ऐसी स्थिति में अब हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। पोल्यूशन इज स्टेट सब्जेक्ट और दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों ने मौत परोसी है। वहीं इससे पहले पराली प्रबंधन की प्रशंसा को लेकर दिल्ली की CM आतिशी घिरती नजर आ रही हैं, जबकि आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में पराली जलाने के एक दिन में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। काफी फाइन इकट्ठा हुआ है, पिछले सालों से तो बहुत ज्यादा है और उसमें वो करोड़ों में गया है और उसकी प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि यदि जिस दिन जैसे अब 1200 केस आए तो एकदम से जाके फाइन लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते आम लोग भी अब दिल्ली सरकार के प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले 2 साल से आया था, मैं इतना पोल्यूशन नहीं था, लेकिन अभी घूमने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे। AQI जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी दूसरे शहरों से बहुत ज़्यादा ही सीवियर
pollute हो चुका है. When my eyes were irritating and I couldn't breathe properly, then I got to know that it's a very polluted air and I couldn't differentiate between fog and polluted air. इससे पहले ही ग्रैप 3 को लागू करने में हुई देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकारते हुए साफ कहा कि ग्रैप 4 कोर्ट के आदेश के बगैर नहीं हटाई जाएगी। हर साल प्रदूषण को लेकर कुप्रबंधन के आरोपों में घिरती दिल्ली सरकार लगातार अपनी विफलता से भागती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ बड़े कारण हैं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से वायु की गुणवत्ता इतनी खराब क्यों है। कुछ तथ्यों को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से प्रदूषण के जो बड़े स्रोत हैं उसमें पराली जलाने की वजह से एक बहुत बड़ा हिस्सा पोल्यूशन को यानी कि एयर पोल्यूशन को बढ़ा रहा है। इसके अलावा निर्माण कार्यों की जो गतिविधियां हैं अगर उनको रोका नहीं जाता तो उससे भी बहुत ज़्यादा धूल निकलती है और अपने आप में धुएं की स्थिति भी बनती नजर आती है। रॉक क्रशर जो होते हैं जहां पर बड़े बड़े पत्थरों को क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है, जिनसे मोरम वगैरह अन्य गतिविधियां होती है, वहां से भी बहुत बड़ी संख्या में धूल उड़ती है। इसके अलावा जनरेटर चलाने से जो कि डीजल से ज़्यादा चलते हैं, हालांकि अब सीएनजी या अन्य प्रकार के विकल्पों पर भी आ गए, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी डीजल से चलने वाले जनरेटर मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर में। इस वजह से उससे भी एक बड़ा प्रदूषण होता है। और ये जनरेटर ना सिर्फ जो रेजिडेंशियल इलाके हैं वहाँ पे बल्कि जो औद्योगिक गतिविधियाँ हैं वहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे में ये अपने आप में एक बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा पावर प्लांट्स में भी जब बिजली पैदा की जाती है तो वहां पर भी कई प्रकार के कारण होते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा होता है। इसके अलावा और कौन से कारण उसका भी हम जल्दी से जिक्र करते हैं। आपको बताते हैं कि कचरे को जलाने से भी कई बार होता है, कूड़ा इकट्ठा किया, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा जला देते हैं, उसकी वजह से भी धुआं वायु में घुल जाता है। परिवहन की वजह से प्रदूषण यानी कि जो तमाम गाड़ियां जिसमें 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो या तमाम प्रकार की जो गाड़ियां हैं जिनमें ज़्यादा प्रदूषण होता है, उन गाड़ियों की वजह से भी प्रदूषण की संख्या बढ़ती नजर आती है। रोड पे जो डस्ट है, अगर रोड पे गड्ढे हैं, गाड़ियां लगातार गुजर रही हैं तो धूल उड़ती रहती है और लगातार गाड़ियों के चलने से वो धूल बैठने नहीं पाती बल्कि हवा में बनी रहती है, वो प्रदूषण का एक बड़ा कारण होता है। इसी प्रकार से औद्योगिक प्रदूषण, जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वहां से भी एक बड़ा कारण बनता है प्रदूषण को फैलने को लेकर। इसके साथ साथ जो ईंट भट्टे, हालांकि ये बहुत हद तक खत्म हो गए हैं, कम हो गए हैं एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के नियम के बाद, लेकिन आज भी इनकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये भी प्रदूषण बढ़ाने के एक बड़े कारण। इसके अलावा क्या है दिल्ली में प्रदूषण के बड़े कारण जिसकी वजह से ज्यादा प्रदूषण होता है, तो पड़ोसी राज्यों का जो योगदान है दिल्ली के लिहाज से अगर बात की जाए तो वो लगभग 43% के आसपास है। लेकिन पराली जलाने की समस्या जिस पे बहुत बड़ी सियासत भी देखने को मिलती है उसका लगभग 35%। हालांकि यह आंकड़ा 30 से 40% के बीच में, या कहा जाए तमाम आंकड़े जो है इस बीच में वेरिएशन, इनमें लगातार एक बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन एक औसतन अगर बात की जाए तो लगभग इस प्रकार का आंकड़ा देखने को मिलता है। वाहन प्रदूषण की जो स्थिति है वो लगभग 15% कंट्रीब्यूट करती है टोटल जो पोल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा अन्य कारणों में भी 7% है, लेकिन पराली जलाने का जो 35% आप यहां पे आंकड़ा देख रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा, क्योंकि इसको लेकर एक बड़ी सियासत भी देखने को मिलती है कि आखिर पराली जलाने की समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये ज्यादातर तरीके से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में होती है। हालांकि इसमें कमी आई लेकिन फिर भी अभी भी बहुत बड़ी संख्या देखने को मिल रही। कुछ और तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर क्या वो बड़े कारण हैं, क्या वो बड़ी सियासत है जिसकी वजह से आज भी ये दिक्कतें, परेशानियां प्रदूषण की दिल्ली एनसीआर में खत्म नहीं हो रहे। अगले तथ्य की ओर जाते हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वो उपाय हो सकते हैं, क्या वो प्रयास हो सकते हैं, क्योंकि ये पराली जलाने की जो एक तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है। हम जिक्र करते हैं कि बीते तमाम वर्षों में 2019 से लेकर 2023 तक के हम जो साल के आंकड़े हैं उसका जिक्र कर रहे हैं और उसमें महत्वपूर्ण तरीके से पंजाब, हरियाणा और यूपी और इन सबके कुल आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। आप देखिए कैसे तस्वीर बदलती दिखाई पड़ती है। पंजाब में 2019 में लगभग 50,000 से ज्यादा मामले थे, हरियाणा में 6,000 से ज्यादा मामले थे, उत्तर प्रदेश में 4,000 से ज्यादा मामले थे, 61,000 टोटल इन तीनों राज्यों के मामले थे। 2020 की बात की जाए 83,000 पंजाब में, 4,000 हरियाणा में, 4,000 यूपी में, लगभग 94,000 ये मामले हो गए। इसी प्रकार से 2021 में 71,000 पंजाब में मामले देखने को मिले, 6,000 से ज्यादा मामले हरियाणा में देखने को मिले, यूपी में 4200 के आसपास मामले, कुल 78,000 मामले 2021 में देखने को मिले। 2022 की स्थिति का अगर जिक्र किया जाए तो लगभग 50,000 मामले पंजाब में देखने को मिले, 3,661 मामले हरियाणा में, यूपी में भी 3,000 के आसपास मामले, कुल मामले 56,600 के आसपास 2022 का। और पिछले साल 2023 के आंकड़े की अगर बात की जाए
तो 36,500 पंजाब में आंकड़े पराली जलाने के सामने आए हैं। इसी प्रकार से 2300 मामले हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में लगभग 4000 और कुल ये मामले 42,000। इस सब में समझने वाली बात यह है कि भले ही इन संख्या में थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ रही है, बावजूद उसके पंजाब अभी भी सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले देखने को मिले। कुल मामले 42,900 के आसपास है, जिनमें 36,500 मामले सिर्फ पंजाब में अभी भी बने हुए हैं। बाकी राज्यों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो बहुत नगण्य दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए लगातार पंजाब में इस बात को जिक्र किया जा रहा है कि आखिर क्यों पराली जलाने की समस्या खत्म नहीं होती। कुछ और तथ्य भी आपको बताने की कोशिश करें, क्योंकि इसको लेकर सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। क्या वो प्रयास हो रहे हैं? किस तरीके से उन प्रयासों पे लगाम लगाई जा सकती है? क्योंकि तमाम जो दिल्ली की सरकार है वो वायदे किए हैं, उन वायदों में कहीं एक कमी देखने को मिली है। प्रदूषण रोकने में दिल्ली सरकार विफल नजर आई, क्योंकि ये आरोप लगता है। क्या है वो बातें, आपको जल्दी से बताते हैं। यमुना साफ करने का एक झूठा वायदा देखने को मिला 2025 में, उसमें डुबकी लगाने की बात अरविंद केजरीवाल ने की थी, लेकिन वो स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। पराली जलाने से रोकने में नाकाम दिखाई पड़ती है आप सरकार। इसके अलावा ग्रैब का सख्ती से पालन नहीं होना, इस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सख्त फटकार लगाई है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में लगातार उलझी दिखाई पड़ती है आपकी सरकार। इसके अलावा खराब सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भी दिखाई पड़ती है दिल्ली में। सड़कों से उड़ती धूल रोकने में एक नाकामी दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो धूल का एक बड़ा कारण दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से एनवायरमेंट मार्शल्स को व्यवस्था लागू करने की वादा किया था, बट वो जमीन पे उतरा नहीं है। निर्माण गतिविधियों पर सख्ती से काम होता दिखाई नहीं पड़ रहा। इसी प्रकार से कचरे का उचित प्रबंधन दिखाई नहीं पड़ रहा। दिल्ली में कचरे के पहाड़ बनते दिखाई पड़ रहे हैं, उससे भी गैस निकलती है, वायु प्रदूषण होता है। क्या है तमाम बातें? इन तमाम बातों पर आगे हम जिक्र भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे अपने मेहमानों से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। फ्यूचर बन गया। क्या चल रहा है बेबी? पापा और मैं फ्यूचर बना रहे हैं। फ्यूचर ही तो बना रहे हैं, हर ओर डिकार्बोनाइजेशन बढ़ा के और सालों से प्रोड्यूस होते वॉट्स में ग्रीन मिला के। एनटीपीसी ग्रीन, अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड, ब्राइटनिंग इंडियाज टुमारो विद ग्रीन वॉट्स। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ, याद रहे। यूपीआई सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में G20 शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं ने सतत विकास लक्ष्यों को लेकर मंथन किया है, चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विश्व के प्रमुख नेताओं ने मंथन में हिस्सा लिया। इन नेताओं ने वैश्विक स्तर पर लोगों के जीवन में बदलाव लाने में BPI, AI और डेटा संचालित शासन के महत्व को रेखांकित किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम विश्व के नेता हैं, जिनके बीच में तमाम मसलों पर मंथन हुआ, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो आम लोगों के लिए डिजिटल व्यवस्थाएं अवसंरचनाएं बनाई जाती हैं उसकी बात हो, या फिर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, साथ ही साथ डेटा संचालित शासन महत्व को रेखांकित करना, क्योंकि डेटा
को लेकर आज के समय में तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, उसको सुरक्षित रखने से लेकर उसके सदुपयोग को लेकर तमाम बातें होती हैं। ऐसे में तमाम वैश्विक नेताओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ये साफ करती है कि आज की वैश्विक व्यवस्थाओं में या नीतियों को आगे बढ़ाने के समय भारत और प्रधानमंत्री मोदी की महती भूमिका दिखाई पड़ती है। ये तस्वीरें उस बात की गवाही देती हैं। केंद्र विंद्र में प्रधानमंत्री नजर आते दिखाई पड़ते हैं। तमाम वैश्विक नेता, यूएन के सेक्रेटरी जनरल से लेकर तमाम वैश्विक संस्थाओं के प्रमुख हैं। तमाम ऐसी संस्थाएं जो कि आज विश्व की नीतियों को बनाने, संचालित करने में अहम भूमिका निभाती नजर आती हैं। इसके अलावा इटली की प्रधानमंत्री भी नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंटर स्टेज में सब नजर आ रहे हैं तमाम लोगों के बीच में। और ये डीपीआई, एआई और डेटा संचालित शासन के महत्व को रेखांकित करते हुए उन बैठकों का हिस्सा जो कि ब्राजील में G20 के इतर बैठकें तमाम हुई हैं, उसके तहत जो मंथन हुआ है उसमें विश्व नेताओं के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और WHO के प्रमुख भी हमको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तमाम वो चेहरे जो आज विश्व की नीतियों को बनाने, तमाम देशों को आगे ले जाने की भूमिका निभाते नजर आते हैं, उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। हमने कल भी देखा प्रधानमंत्री मोदी की इस मंच पर, G20 के मंच पर मौजूदगी। इसके अलावा तमाम विश्व के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातों का दौर भी देखा। साथ ही साथ आज के महत्वपूर्ण सत्रों के तहत डीपीआई, क्योंकि भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कैसे एक बड़ी सक्सेस स्टोरी लिखी है जिसने आम आदमी की जिंदगी को बहुत आसान, बेहतर बनाया है, वो अपने आप में दुनिया के सामने दिखाते हुए नजर आता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरो से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है उन तमाम वैश्विक नेताओं के साथ में और चर्चा हुई है डीपीआई को लेकर, एआई को लेकर और कैसे डेटा संचालित व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाए। उस पर कई वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात और G20 के इतर इन तमाम बैठकों की लगातार चल रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की शिरकत हुई है। तो इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक से भी मुलाकात की है। रियो में G20 शिखर सम्मेलन के इतर हुई इस बैठक के अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं के बीच में विस्तार से बातचीत हुई है। चिली के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात आपने देखा, कल भी करीबन आधा दर्जन देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुलाकातें हुई हैं और आज भी वो दौर लगातार जारी है। और ये मुलाकात के दृश्य इस वक्त चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, G20 से इतर द्विपक्षीय बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। अपने आप में यह मौका होता है राष्ट्राध्यक्षों के बीच में मुलाकात के माध्यम से द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत करने का और क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर भी एक सहमति या कहा जाए एक समझ को विकसित करने के मौके के तौर पे देखा जाता है। और वही तस्वीरें इस बात को दिखाती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो G20 के इतर द्विपक्षीय बैठकों का जो पूरा आंकड़ा है वो आधा दर्जन से ज़्यादा एक तरीके से पहुंचता है। अगर कल से लेकर आज तक का उस सिलसिलेवार तरीके से जोड़ा जाए तो ये अपने आप में विश्व के तमाम बड़े बड़े देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात द्विपक्षीय स्तर पर या कहा जाए जो पुल साइड मीटिंग होती है वो भी हमने देखी है। साथ ही साथ G20 के मंच पर भी इन बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पक्ष को बड़ा प्रमुखता से रखा और भारत की वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए
तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के साथ मुलाकात की, जो कि G20 से इतर तमाम द्विपक्षीय बैठकों का जो सिलसिला चल रहा है। कल भी हमने देखा लगभग आधा दर्जन विश्व नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी। उसी सिलसिले में आज भी द्विपक्षीय मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि न सिर्फ वैश्विक मंच पर एक कहा जाए जिसको मल्टी फोरम कहा जाता है, उसके अलावा द्विपक्षीय स्तर पर भी तमाम देशों के साथ में संबंधों को आगे बढ़ाना का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इससे पहले ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने अपने यहाँ G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत की मेज़बानी में हुए पिछले G20 सम्मेलन को प्रेरणा बताया है। उन्होंने पीएम मोदी को बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में G20 से प्रेरित होकर कई चीज़ें इस सम्मेलन में इस बार शामिल की हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि उनका देश इस सम्मेलन की मेज़बानी उसी दक्षता के साथ करना चाहता था जैसा पिछली बार भारत ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रियो डी जेनेरो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति लुला से बातचीत में G20 की अध्यक्षता के दौरान ब्राज़ील के विभिन्न प्रयासों पर उनकी सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने अपने देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला का जायजा लिया और ऊर्जा, जैव ईंधन, रक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में सहयोग में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील को भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक सहयोग पर पूरा समर्थन दिए जाने का भरोसा दिया है। दोनों देशों के नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जैव ईंधन, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बृहद सहयोग के लिए संभावनाओं को तलाशने पर चर्चा की है। तो दिल्ली में जुड़ी प्रदूषण की खबर पर आगे हम चर्चा करेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमारी पीढ़ियां गरीबी में गुजर गईं। हम रोज उठकर वन देवता से शहद, चिरौंजी, तेंदुपत्ता, बांस सब लाते थे, इधर उधर बेच देते थे। कभी 4 पैसे मिलते, कभी कुछ नहीं। पर वो बीते कल की बात है। आज हम अपने वन उत्पाद वन धन विकास केंद्र ले जाते हैं। वहाँ मेरे जैसी बहनें पैकेजिंग करती हैं, मार्केटिंग करती हैं। देखकर खुशी होती है। पूरी दुनिया दीवानी है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए। पहले 10-12 वन उत्पाद पर MSP मिलती थी, आज 87 पर मिल रही है। जमीन के हक भी हमारे नाम हुए हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए आदिवासी समाज का विकास और मुख्य धारा से आदिवासी समाज को जोड़ना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देश के सभी वन बंधुओं को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, natural, tender, pure. चमके, चमके। NTPC Green Energy Limited, a wholly owned subsidiary of NTPC Limited, a Maharatna CPSE, strategically focused on developing a portfolio of utility-scale renewable energy projects, launches an initial public offering of equity shares of face value of rupees 10 each through the book building process with a price band of rupees 102 to rupees 108 per equity share. Bid issue opens Tuesday, November 19, closes on Friday, November 22nd, 2024. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLMs, stock exchanges and the company. दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आज की एक और बड़ी खबर जो कि दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी हुई है, उस पर हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाया भी, तो उस पर हम अब चर्चा करेंगे। इससे जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण लगातार अपने आप में 500 के पार बना हुआ है। अब की बार दिल्ली में प्रदूषण
500 पार, क्योंकि कई स्थानों पर कल भी आज भी लगातार ये आंकड़ा दर्ज किया गया। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। वीरेंद्र बब्बर हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा निवान शर्मा हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। डॉक्टर अंजू गोयल हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि एसोसिएट निदेशक हैं शोध टेरी की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। निशांत शर्मा जी, निवान शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज भी हमने देखा और कल भी देखा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा लगातार इस बात की जवाबदेही से बचने की कोशिश की जा रही है कि जो दिल्ली का इस वक्त हाल है उसके लिए दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी कम है। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और दिल्ली सरकार मुझे लगता है देश में इकलौती ऐसी सरकार है जो पिछले 4 महीने से लगातार प्रदूषण के ऊपर काम कर रही है। वैसे तो हम 365 दिन करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड एग्रेसिव मोड पे अगर पूरे देश में कोई सरकार प्रदूषण के लिए काम कर रही है तो वो दिल्ली सरकार है। 40 से ज्यादा हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं रिव्यू का कि हम लोगों ने क्या क्या काम किए हैं ग्राउंड पर। उसके बाद हमारे मंत्री लगातार ग्राउंड पे हैं। हमारी 99 से ज्यादा प्रदूषण के ऊपर टीम्स बनी हुई हैं जो रेगुलरली ग्राउंड पे है। और सीरियसली अगर किसी देश में किसी सरकार ने ग्रैप गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया है, वो दिल्ली सरकार है। दूसरी तरफ दिल्ली के साथ दूसरी सरकारें भी हैं जहां पे सिमिलर लेवल ऑफ प्रदूषण है। हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करा है, हम लोगों ने प्रदूषण को कम करने की कोशिश करी है, लेकिन दूसरी सरकारें साथ में हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है और सभी सरकारों को मिलकर इस पे काम करना चाहिए और केंद्र सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और सारी सरकारों को एक साथ लाके प्रदूषण के ऊपर गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए और काम करना चाहिए। ठीक है वीरेंद्र बब्बर जी, वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की साहब इकलौती वही सरकार है जो सबसे ज्यादा सीरियस है, काम कर रही है जमीन पे, और बाकी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आप लोग प्रयास कीजिए, तब जाके ये संकट खत्म होगा। लगभग 10 साल तक लगातार सरकार में रहने के बाद आज भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय भैया ने ये कहा कि हम पिछले 4 महीने से लगातार इस पर काम कर रहे हैं। पॉल्यूशन कोई ऐसी समस्या नहीं है जो पहली बार आई है, और आम आदमी पार्टी की कोई ऐसी सरकार नहीं है जो नई बनी है, इसे पता नहीं कि आने वाली समस्याएं क्या होंगी। पिछले 10 साल से लगातार पॉल्यूशन की समस्या जिस प्रकार से बढ़ रही है और उसके बावजूद जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की घोषणाएं, अभी मेरे मित्र कह रहे थे हम लगातार काम कर रहे हैं और बता रहे थे कि हमने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करती है आम आदमी पार्टी की सरकार। अभी आपने जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले बताया, कितने विस्तार से बताया आपने, 2019, 20, 21, 22, 23 अलग अलग राज्यों के अंदर आपने परिस्थितियां बताई कि किस प्रकार से वहां कितनी पराली जलती है, कितने प्रतिशत मुकदमे दर्ज होते हैं। और ये तो वो मुकदमे हैं जो दर्ज हो रहे हैं, ऐसे और बथेरे काम है जो मुकदमे दर्ज ही नहीं हो रहे जी। लगातार अगर आप ड्रोन के माध्यम से देखते हैं तो आपको दिखता है कि पंजाब में कितनी पराली जल रही है। और आज दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब में जिस आदमी पार्टी वीरेंद्र जी, आपकी आवाज आना अब तक बंद हो गई, आपके पास रुख करते हैं। इस बीच में हमारे साथ में अंजू गोयल जी भी लगातार बनी हुई हैं। मैं अंजू जी का रुख करता हूं। अंजू जी, क्योंकि आप राजनीतिक, आपसे सवाल मैं नहीं करूंगा क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी से नुमाइंदगी नहीं, आप एक्सपर्ट के तरीके से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपसे समझना चाहते हैं दिल्ली की जो ये स्थिति है आखिर क्यों है, क्या वो बड़ी वजह है और क्या वो बड़े प्रयास तुरंत हो सकते हैं जिसकी वजह से हमको सुधार कम से कम दिखाई पड़े। अंजू जी। देखिए, दिल्ली में जब हम देखते हैं आयेंद्र जी, तो कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस को ढंग से इम्प्लीमेंट करवाना एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है जिससे हमें इमीडिएट सुधार मिल सकते हैं। दूसरी चीज, रोडों की हालत ठीक करवाना। दिल्ली में अभी भी बहुत सारी रोड्स ऐसी हैं जहां पर पॉट होल्स आपको मिलेंगे जिसकी वजह से रोड डस्ट के जो एमिशंस हैं वो बढ़ते हैं। यदि हम अगर अपनी रोड्स को ढंग से व्यवस्थित कर लेंगे तो भी हमें हवा में बहुत सुधार मिलेगा। तीसरी चीज जो हम फोकस कर सकते हैं वो ट्रांसपोर्ट के केस में अगर हम PUC सर्टिफिकेशन सब व्हीकल्स का दोबारा से कड़ी निगरानी रख करके चेक करें, और जिनका PUC सर्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं है अगर हम उनके ऊपर पेनल्टीज लगाएं तो आई एम श्योर कि यहाँ पर हमें हवा में काफी सुधार देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल निवान जी, क्योंकि लगातार 10 साल से आप सरकार में हैं, ये बीजेपी कह रही है और ये अपने आप में तथ्य भी है, ज़्यादा समय हो रहा है। अपने आप में ऐसी स्थिति में आपको तमाम चीज़ें पता है कि किस प्रकार से तमाम प्रयास हो सकते हैं, लेकिन समस्या यही है कि जो व्यवस्थाएं पहले से बनी हैं या जो नई बनाई गई हैं उसका सख्ती से पालन ना हो पाना,
वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। निवान जी, आपसे समझना चाहता हूं इस बात को लेकर कि आखिर आम आदमी पार्टी वो प्रयास और ज्यादा मजबूती से, सख्ती से क्यों नहीं कर रही है? लोगों की सांसों पे संकट है, 500 पार आंकड़ा लगातार कई दिन हो गए। देखिए, मैंने अभी बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, आपका सवाल भी सुना। इन्होंने एक बात हमारी पकड़ी कि हम 4 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसके बाद ये भी कहा कि हम 365 दिन काम करते हैं, लेकिन 4 महीने से हम ग्रैप गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने पे काम कर रहे हैं। मुझे लगा ये समझ नहीं आया उन्हें। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हम 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस रिव्यू का कर चुके हैं कि हम क्या क्या इंप्लीमेंट कर चुके हैं। क्या आपने देश की इस कंडीशन पे, जब हमारा देश दुनिया का तीसरा मोस्ट पोल्यूटेड देश हो गया 138 देशों के इस सूची में, तो क्या हमारे देश के पर्यावरण मिनिस्टर ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? क्या भाजपा के किसी नेता ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि क्या वो कर रहे हैं? क्या हमारे देश में जब ये ऐसी सिचुएशन आ गई है कि देश के 70% शहर जो हैं वो खराब हवा में है, तो क्या हमारे देश की सरकार ने एक भी ऐसा कदम उठाया? ये लोग चुनाव लड़ने में व्यस्त हैं, ये लोग महाराष्ट्र में व्यस्त हैं, उससे पहले हरियाणा में व्यस्त हैं, फिर झारखंड में व्यस्त हैं, आगे दिल्ली के चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कोविड के निवान जी, सवाल ये है, निवान जी विनम्रता से सवाल ये है कि दिल्ली की जनता ने आप लोगों को, आम आदमी पार्टी को लगातार जनमत दिया, जनादेश दिया है। उनकी अपेक्षाएं आपसे, और आप एक बदलाव की बयार लेकर आए थे, वो भरोसा और विश्वास आपने जताया था, वो पूरा हुआ होता नहीं दिखाई पड़ा। तमाम चीजें मुफ्त में मिल रही हैं, लेकिन मुफ्त में प्रदूषण मिलेगा ये तो वादा आपने किया नहीं था, लेकिन ये दिखाई पड़ रहा है। एयर क्वालिटी में है, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली हवा को साफ कर दे। क्या दिल्ली नोएडा की हवा भी साफ कर देगा? क्या दिल्ली की तो कर सकता है, हवा भी साफ कर देगा? दिल्ली हवा स्टेट्स नहीं जानती है। मुझे हैरानी है इस सवाल पे कि आप ये चाहते हैं कि आसपास की हवा चाहे खराब रहे, लेकिन दिल्ली की साफ हो जाए। दिल्ली के अंदर हमने ईंटों के भट्टे खत्म कर दिए, दिल्ली के अंदर हमने थर्मल पावर प्लांट खत्म कर दिए, दिल्ली के अंदर हम 100% इलेक्ट्रिक बसेस पे चले गए। गुड़गांव में अभी चल रहे हैं भट्टे, गुड़गांव में थर्मल पावर प्लांट चलते हैं, पूरे यूपी में, हरियाणा में अभी भी डीजल बसेस चलती हैं। तो क्या मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप, मैं समझता हूं कि दिल्ली की सरकार से बहुत अपेक्षा करते हैं, बहुत हाई आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में इकलौती ऐसी सरकार है जो काम कर रही है, तो उसी से सवाल होना चाहिए। लेकिन क्या यूपी में लोगों ने भाजपा को मौका नहीं दिया था? क्या यूपी में प्रदूषण खत्म नहीं होना चाहिए? क्या हरियाणा की, ठीक है निवान जी, लेकिन 500 के पार जो हेल्थ इमरजेंसी का आंकड़ा है वो मौजूदा समय में दिल्ली में बहुत ज्यादा है। और एक ये सच बात है कि जहां पर 1% भी ज्यादा खराब हवा, वहां की सरकारों से भी सवाल बनता है और पूछा जाता है। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र बब्बर जी लगातार बने हुए। वो साहब, आपसे मैं फिर सवाल वही करना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि साहब राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोग्राम बनाकर काम करने की जरूरत है, सिर्फ दिल्ली ही क्यों, आपकी भी सरकारें काम करें, और दिल्ली में तो वो कह रहे हैं साहब काम हो रहा है। वीरेंद्र जी, मैं क्षमा चाहता हूं, बीच में मेरी आवाज कट गई थी, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम थी जी। और मैंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुना। मेरे आदरणीय भैया ने कहा जी कि बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, इन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बिल्कुल नहीं की। और मेरे आदरणीय प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी की सरकार काम क्या कर रही है, बीजेपी की सरकार काम क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। आज दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं साहब, एनवायरमेंट टैक्स के नाम के ऊपर हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया सर। कहां खर्च किया बता सकते हैं? और इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर नहीं बोला तो झूठ कोई ऐसा नहीं जो इन्होंने नहीं बोला। एक कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको हमने ठगा नहीं। पराली से खाद बनाने की इन्होंने घोषणा की थी कि हमने पराली से खाद बनाने का एक नया केमिकल जो है हमने बना लिया है। 40,000 रुपए का वो केमिकल खरीदा और उसके प्रचार के ऊपर 25 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर केंद्र की सरकार ने नहीं किया तो ऐसा कोई काम नहीं किया। ये डिस्प्ले में आप दिखा रहे हैं, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे आदरणीय भैया को ये दिख नहीं रहा। ये तो बता रहे हैं कि सभी शहर जो है पॉल्यूशन से पर किस हद तक चल रहे हैं। 1,800 700 ये जो पॉल्यूशन जो दिल्ली के अंदर चल रहा है, AQI जो चल रही है, उसके बारे में जवाब देने की बजाय आप हरियाणा के ऊपर सवाल उठाते हैं, आप उत्तर प्रदेश के ऊपर सवाल उठाते हैं, पर पंजाब के ऊपर बात नहीं करते, दिल्ली के ऊपर बात नहीं करते। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है, हवा को खराब करने की जो सबसे बड़ी वजह है, उसके ऊपर गौर नहीं करते। अभी आपने इससे पहले कितने विस्तार से बनाया दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की वजह। दिल्ली के अंदर जो जिस प्रकार से टूटी फूटी सड़कें हैं, उन सड़कों के ऊपर जितनी धूल मिट्टी चल रही है, दिल्ली के अंदर जितने कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, दिल्ली की सफाई सड़कों की जिस प्रकार से कहते थे हम मशीनों से सफाई कराएंगे, क्या वो सफाई हो रही है? जिस चीज से पोल्यूशन को रोका जा सकता था उसके ऊपर क्या किया? मेट्रो का तीसरे और चौथे फेज का काम जो 2018 और 2021 में खत्म हो जाना चाहिए था, आज 2024 में कहां खड़े हैं? दिल्ली के अंदर सरकार किसकी है? अगर दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार जरा सी कोई काम करने की कोशिश करती है तो आप कहते हैं कि आप हस्तक्षेप करते हैं।
एलजी साहब कुछ कहते हैं तो आप कहते हैं दिल्ली के मालिक हम हैं, तो दिल्ली के पॉल्यूशन की बात होती है तो आप कहते हैं पॉल्यूशन के लिए आप दूसरी सरकारों को। ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ा लॉजिकल बात आप कह रहे हैं कि साहब जब काम करने की बात, जिम्मेदारी की बात आती है तो आप इस बात का एक बहाना ढूंढते हुए नजर आते हैं। मैं अंजू जी के पास जाता हूं। अंजू जी, क्योंकि कृत्रिम बारिश कराने की, आर्टिफिशियल रेन कराने की बात हो रही है, जो कि दिल्ली की सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को एक तरीके से खत लिखा गया है, क्या ये अपने आप में एक व्यवहारिक समाधान है? और अगर इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आगे बढ़ा जाता है तो किस तरीके से ये मददगार होगा, या इसके कुछ और दुष्परिणाम भी सामने निकल के आते हैं? अंजू जी। आयेंद्र जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, नेचुरल जब बारिश होती है, प्राकृतिक रूप से बारिश होती है, तो उसके लिए कुछ आपके एनवायरमेंटल मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं मौसम में, जैसे ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो जब हम कृत्रिम बारिश ये जो करवाते हैं, कहीं ना कहीं इससे जो हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट है वो और कम हो जाता है, और जब मॉइस्चर कम हो जाता है तो जो ड्राइनेस से होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सब हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होंगे वो हमारे पास सामने है। तो कहीं ना कहीं कृत्रिम बारिश करके हम एक प्रॉब्लम के निजात के लिए दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दे रहे हैं। एयर पोल्यूशन के लिए अगर हमें ये प्रदूषण की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो साइंटिफिक तरीके से हमें सोर्सेज पे काम करना होगा, जो इसके कारण है उन पर काम करना होगा, वही एक सही तरीका होगा। अंजू जी, आपको लगता है कि तुरंत कुछ और ऐसे क्या प्रयास हो सकते हैं जिसकी वजह से फौरी राहत मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा संकट है, 500 के पार आंकड़ा है? आयेंद्र जी, देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस हम बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई है। हमें अगर वो इंप्लीमेंट करवाएंगे तो उससे हमें बहुत राहत मिलेगी। सिमिलरली, अगर हम यहाँ पर जो आपका कचरा जलना होता है दिल्ली में, अगर हम कचरे जलने पे प्रतिबंध लगाते हैं और वो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करवाते हैं, उससे आपको बहुत राहत देखने के लिए मिलेगी। रोड्स की अगर हम क्लीनिंग अच्छे से करवाते हैं और रोड्स को अच्छे से मेंटेन करते हैं, उससे बहुत राहत देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि रोड डस्ट जो है दिल्ली की एयर में एक बहुत बड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है निवान जी, क्योंकि जो व्यवस्थाओं को सख्ती से लागू करना है, सवाल वहां खड़े हो रहे हैं कि वो बेहतरी से सख्ती से लागू नहीं हो रहे। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने एक बेहतर प्रयास की ओर कदम बढ़ाया था, स्मोक टावर को खड़ा करने का काम किया था कुछ वर्ष पहले। पिछले साल भी जब मामला बढ़ा तो ये हुआ कि साहब उस पर तो ताला लगा हुआ है और कुछ नए व्यवस्थाएं उस प्रकार की दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो आपसे अपेक्षा तो इस प्रकार की थी, कुछ नए सुझाव समाधान लेकर आएंगे, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए सवाल हो रहा है आपसे। निवान जी, देखिए, आप सही कह रहे हैं, अपेक्षा उसी से होती है जिससे उम्मीद हो। आम आदमी पार्टी से पूरे देश को उम्मीद है कि हम दिल्ली में बैठे बैठे पूरे देश का प्रदूषण खत्म कर दें, लेकिन हमारी कुछ पॉलिटिकल और हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बंदिशें हैं, हम उसके बाहर जाके काम नहीं कर सकते पूरे देश में। हमने दिल्ली के अंदर इंप्लीमेंट किया है, हमने दिल्ली के अंदर 99 टीमों का गठन किया है जो दिन रात प्रदूषण के ऊपर काम कर रही है। आप दिल्ली की सड़कों पर चले जाइए, आपको 24 घंटे वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन नजर आएगी। आप दिल्ली के अंदर चले जाइए, आपको 20 से 30% हमने प्लांटेशन बढ़ा दी, 100% इलेक्ट्रिक बसेस कर दी, और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बैन लगा दिया, डीजल बसेस बंद कर दी और थर्मल पावर प्लांट्स बंद कर दिए, हमने ईंटों के भट्टे बंद कर दिए, बहुत कुछ कर दिया। और दूसरी तरफ ये WHO का डेटा है कि दिल्ली के जो 70% शहर हैं वो आज पुअर एयर क्वालिटी में है। दुनिया के टॉप प्रदूषित शहरों में 83 सिटीज जो हैं वो भारत की है, ये WHO का डेटा है। लेकिन सर, उसमें सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर दिल्ली है, इसीलिए सवाल लगातार उठ रहा है। आप स्मोक टावर जैसी व्यवस्थाओं में कितना आगे बढ़े उसको आपने नहीं जवाब दिया। मैं आऊंगा, समय थोड़ी सीमा है। वीरेंद्र जी, एक फाइनल कमेंट आपका, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि साहब देश के 70 शहर हैं, आप दिल्ली पे ही पीछे क्यों पड़े हुए? वीरेंद्र जी, छोटा जवाब। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मुझे एक मिनट। दिल्ली आज विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है और इसका श्रेय दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में अघोषित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। मैं कहना चाहता हूं, करोड़ों रुपए खर्च करके जो स्मोक टावर लगाए और जो काम नहीं कर रहे, उसका जिम्मेदार कौन है? पेड़ लगाने की अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, आप इन पेड़ों को देख लीजिए, करोड़ों पेड़ लगाने की बात थी, कितना उसका बजट पास किया गया, कितने पेड़ लगे, पूरी दिल्ली की सड़कें इस बात की गवाह हैं। इलेक्ट्रॉनिक बसों का बार बार ढोल पीट रहे हैं, पहले 40 और बाद में 250 बसें केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। दिल्ली के अंदर तो परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर हमारे ऊपर 50 किस्म की बंदिशें हैं। भाई पंजाब में क्या बंदिश है? पंजाब में तो आपकी अपनी सरकार है, पंजाब तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, परंतु दिल्ली के अंदर काम करने की जो इच्छा शक्ति चाहिए वो आपके पास नहीं है, क्योंकि काम करना आपको आता नहीं, आपको केवल भ्रष्टाचार करना आता है, केवल प्रचार करना आता है। मैंने एग्जांपल दिया ना, 40,000 रुपए की दवाई खरीदी और 25 करोड़ रुपया उसके प्रचार के ऊपर खर्च कर दिया।
केवल प्रचार और केवल प्रचार। बिल्कुल, इसको लेकर अदालत भी लगातार कह चुकी है प्रचार से निकलिए, जमीन पे एक तरीके से काम करने की जरूरत है। जी वीरेंद्र जी, समय की अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। सबसे बड़ी समस्या यही है कि सबको सांसों का संकट दिल्ली एनसीआर में बना हुआ, उससे निजात कब मिलेगी? इस इतने बड़े खराब प्रदूषण, बेहद खराब हवा से निजात कब मिलेगी? फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे खबर कि आखिर हिमाचल प्रदेश की सरकार का दिल्ली में जो हिमाचल भवन है उसको कोर्ट ने अटैच क्यों किया है, क्या है पूरा संकट, क्यों एक बार फिर से हिमाचल सरकार की फजीहत हुई है? खबर दिखाएंगे पूरी विस्तार से एक ब्रेक के बाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है, यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। फ्यूचर बन गया। क्या चल रहा है बेबी? पापा और मैं फ्यूचर बना फ्यूचर ही तो बना रहे हैं, हर ओर डीकार्बोनाइजेशन बढ़ा के और सालों से प्रोड्यूस होते वॉट्स में ग्रीन मिला के। NTPC ग्रीन, अ होली ओन सब्सिडियरी ऑफ NTPC लिमिटेड, ब्राइटनिंग इंडियाज टुमारो विद ग्रीन वॉट्स। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से मुलाकात की है। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। हम लगातार देख रहे हैं G20 में तमाम द्विपक्षीय बैठकों का सिलसिला भी जारी है। हमने देखा कुछ देर पहले चिली के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात थी, और ये तस्वीरें इस वक्त अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात अपने आप में G20 के तमाम जो सदस्य देश हैं उनके अलावा तमाम अन्य देशों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी इस बहुपक्षीय मंच से इतर, उसकी बैठकों से इतर तमाम देशों के प्रमुखों के साथ में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में मेल मुलाकात का कार्यक्रम और यहाँ पर एक आपसी समझ को विकसित करना, तमाम क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर भी बातचीत होती है और ऐसे में दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद। और इस वक्त तस्वीरें अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। G20 के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में मौजूद हैं, जहाँ पर इस बहुपक्षीय मंच के इतर G20 से इतर भी द्विपक्षीय मुलाकातें तमाम राष्ट्र प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की हो रही हैं। कल भी लगभग आधा दर्जन देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी। आज भी उन बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी दिखाई पड़ रही है। तमाम प्रतिनिधि भी भारत की ओर से नजर आ रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
अजीत डोभाल भी मौजूद हैं भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से, और ये द्विपक्षीय मुलाकात अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भारत और अर्जेंटीना के संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर। ये ब्राज़ील से इस वक्त ये तस्वीरें आई हैं, अब से कुछ देर पहले ये मुलाकात हुई है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से ये मुलाकात ब्राज़ील की राजधानी रियो में, जहां पर G20 बैठक चल रही है। इस बार ब्राज़ील G20 की मेज़बानी कर रहा है, उसकी अध्यक्षता है। पिछले साल G20 का यही शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था और ये अपने आप में इस बार की बैठक की तस्वीरें। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। ब्राज़ील से ये तस्वीरें आई हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। उस शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय मेल मुलाकातों का दौर और उसके तहत अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर रियो डी जेनेरो में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान दोनों मंत्रियों ने माना कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी ने शांति और स्थिरता बनाए रखने में योगदान दिया है। ये चर्चा भारत चीन संबंधों के आगामी कार्यक्रमों पर केंद्रित रही। दोनों नेताओं के बीच विशेष प्रतिनिधियों और विदेश सचिव उप मंत्री तंत्र की जल्द बैठक पर भी सहमति बनी है। चर्चा में कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करना, सीमा पार नदियों पर डेटा साझा करना, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें और मीडिया आदान प्रदान आदि विषय पर भी चर्चा हुई। एस जयशंकर ने माना कि वैश्विक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत और चीन के बीच मतभेद और समानताएं दोनों हैं। हमने ब्रिक्स और SCO के ढांचे में रचनात्मक रूप से काम किया है और G20 में भी हमारा सहयोग स्पष्ट रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम बहुध्रुवीय एशिया सहित बहुध्रुवीय दुनिया के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक भारत का सवाल है, हमारी विदेश नीति सैद्धांतिक और सुसंगत रही है, जो स्वतंत्र विचार और कार्रवाई से चिन्हित है। हम प्रभुत्व स्थापित करने के एक तरफा दृष्टिकोण के खिलाफ है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अपने रिश्तों को दूसरे देशों के चश्मे से नहीं देखता है। विदेश मंत्री वांग यी ने एस जयशंकर से सहमति व्यक्त की और कि भारत चीन संबंधों का विश्व राजनीति में विशेष महत्व है। दोनों मंत्रियों ने भारत और चीन के बीच संबंधों को स्थिर करने, मतभेदों को सुलझाने और अगले कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की है। तो इस खबर के साथ न्यूज़ नाइट के आज के अंक में बस इतना है, लेकिन DT न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।